like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. डार्क क्राइसिस का पार्ट 5 शुरू होता है। हॉल ऑफ जस्टिस के नीचे हम पहुंचते हैं जस्टिस लीग डार्क के सीक्रेट हेडक्वार्टर में, जहां एलन स्कॉट अपने दोनों बच्चों को बुला लेता है। जहां एलन स्कॉट के बेटे ऑब्सीडियन के पास डार्कनेस की पावर्स होती है, तो यहाँ इन लोगों का ये प्लान होता है कि ये लोग अब डार्कनेस से फेस टू फेस बात करेंगे। तो यहाँ कॉन्स्टेंटाइन, सुपरबॉय, रेवन और स्वैम्प थिंग ये काम करने के लिए रेडी होते हैं। इसके बाद ऑब्सीडियन अपने अंदर से थोड़ी सी डार्कनेस एलन स्कॉट की मैजिकल रिंग में डाल देता है और ये लोग इस रिंग के अंदर मैजिकल रियल्म में चले जाते हैं। यहाँ एलन स्कॉट से हम ग्रीन फायर को निकलते हुए देख सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि उसकी पावर्स डार्कनेस को दूर रखने में मदद कर रही है। वहीं रेवन, सुपरबॉय और स्वैम्प थिंग मैजिकल रियल्म में पहुंचते हैं, जो कि ये रियल्म मैजिकल रिंग की पावर से बना होता है। यहाँ हम कॉन्स्टेंटाइन को नहीं देखते, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन सीधा डार्कनेस के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ वो लगातार नीचे की ओर गिर रहा होता है, पर उसे इन सभी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो यहाँ बीड़ी पीने लगता है। वहीं दूसरी ओर मैजिकल रियल्म में सुपरबॉय, रेवन और स्वैम्प थिंग आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां बहुत देर तक चलने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग बार बार एक ही जगह पर घूमते जा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग रेवन को फॉलो कर रहे होते हैं, इसीलिए वो रेवन पर शक करने लगते हैं कि वो उन्हें एक ही जगह पर घुमा रही है, क्योंकि रेवन की पावर्स उसके फादर ट्राइगॉन से आती है। इसीलिए यहाँ सुपरबॉय रेवन पर अटैक करने की कोशिश करता है और हम ये भी देख सकते हैं कि सुपरबॉय खुद से कंट्रोल भी खो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे सनलाइट नहीं मिल रही है और उसकी पावर्स कम होती जा रही है। रेवन सुपरबॉय को समझाती है कि वो उन लोगों को धोखा नहीं दे रही है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। वहीं दूसरी ओर कॉन्स्टेंटाइन की बात ग्रेट डार्कनेस से होती है, जहां ग्रेट डार्कनेस कॉन्स्टेंटाइन को बताती है कि वो जैसा समझ रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। उसे मल्टीवर्स पर कब्जा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रेजेंस की तरह ही इटर्नल है, उसकी एग्जिस्टेंस इटर्नल है। ग्रेट डार्कनेस समय से पहले भी थी और समय के बाद भी रहेगी। वो उस जगह पर होती है जहाँ पर लाइट और उम्मीद नहीं होती, और जहाँ पर लाइट और उम्मीद होती है वहाँ डार्कनेस सिर्फ छुप जाती है, पर वो खत्म नहीं होती। यहाँ ग्रेट डार्कनेस ट्राइगॉन, लूसीफर, डार्कसाइड का रूप लेकर ये भी बताती है कि इन सब के अंदर जो भी बुराई है वो डार्कनेस का पार्ट है, और डार्कसाइड तो ग्रेट डार्कनेस का लेफ्ट हैंड है। दरअसल में ग्रेट डार्कनेस को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, पर जो ये क्रीचर्स, ह्यूमन और स्पीसीज हैं, ये ग्रेट डार्कनेस को करप्ट कर रहे हैं। ये उनकी ही सोच है जो ग्रेट डार्कनेस को करप्ट कर रही है, और वो लोग ही डार्कनेस का यूज कर रहे हैं। पर ग्रेट डार्कनेस एक प्रेजेंस है, उसे इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेट डार्कनेस हर जगह मौजूद होती है, जहाँ पर लाइट नहीं होती वहाँ पर ग्रेट डार्कनेस होती है। खैर यहाँ कॉन्स्टेंटाइन के लिए यहाँ इन सभी बातों का ये मतलब होता है कि ग्रेट डार्कनेस ये सभी काम खुद से नहीं कर रही है, कोई ग्रेट डार्कनेस की पावर्स को यूज कर रहा है, और ग्रेट डार्कनेस उस हर जगह पर होती है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर लाइट और उम्मीद भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एलन स्कॉट को, जो कि ग्रेट डार्कनेस को रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि ग्रेट डार्कनेस उन सभी पर हावी ना हो जाए। इसलिए हम उसके पास बहुत सारी मैजिकल एनर्जी को देख सकते हैं, और इस मैजिकल एनर्जी को बढ़ता हुआ देख ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद पूरा हॉल ऑफ जस्टिस ही तबाह हो जाएगा। इसलिए जो एलन स्कॉट के बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले उससे डार्कनेस थोड़ी सी भी कम नहीं हो सकती, डार्कनेस को कम करना नामुमकिन है। सो होता यह है, जेड और ऑब्सीडियन वो एलन स्कॉट को इस एनर्जी को कम करने के लिए कहते हैं, और होता यह है एलन स्कॉट अपने बच्चों पर भरोसा करता है और वो मैजिकल एनर्जी को कम करने लगता है। वहीं दूसरी ओर सुपरबॉय, स्वैम्प थिंग और रेवन एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं
जहाँ पर ये लोग एक डार्क पोर्टल को देखते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें इसके अंदर जाना होगा, इसके अंदर कुछ तो है। पर यहाँ स्वयं थिंग और सुपरबॉय को पता होता है कि उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लोग इसके अंदर गए भी तो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे और डार्कनेस के गुलाम बन जाएंगे। तो होता यह है कि स्वयं थिंग की पावर सन एनर्जी से आती है और उसका पहले भी कुछ ग्रेट डार्कनेस से कनेक्शन रह चुका है, इसलिए स्वयं थिंग खुद सुपरबॉय के ऊपर एक आर्मर की तरह चिपक जाता है, जिससे सुपरबॉय को कुछ सन की एनर्जी भी मिल जाती है। तो इसके बाद सुपरबॉय इस डार्क पोर्टल के अंदर जाने लगता है और थोड़ा चलने के बाद उसे डार्कनेस में एक एंटी चैम्बर मशीन दिखाई देती है, जो ये मशीन वही होती है जो कि फर्स्ट क्राइसिस के टाइम देखी गई थी, और ये मशीन होती है विलन पराया की, जिसका मतलब ये है कि पराया की ये मशीन ग्रेट डार्कनेस को करप्ट कर रही थी। सो ये सुपरबॉय इस मशीन को उठाता है और जोर लगाते हुए इस मशीन को बाहर लाने लगता है। वहीं कॉन्स्टाइन को डार्कनेस से पता चलता है कि पराया ही डार्कनेस को करप्ट कर रहा था। तो उसके बाद ग्रेट डार्कनेस कॉन्स्टाइन को यहाँ से बाहर फेंक देती है और कॉन्स्टाइन और सभी लोग पहुँचते हैं जस्टिस लीग डार्क के हेडक्वार्टर में। यहाँ ये लोग एक पोर्टल से बाहर निकलते हैं, जिसमें सुपरबॉय पराया की मशीन को भी ले आता है, जिस मशीन को देखकर डॉक्टर फेट बताता है ये मशीन वही है जिससे फर्स्ट क्राइसिस शुरू हुआ था, और ये मशीन पराया की है जो कि ग्रेट डार्कनेस को करप्ट कर रही थी, और इन सभी चीज़ों के पीछे पराया के हाथ है जो भी मल्टीवर्स में कांड चल रहे हैं। खैर यहीं पर डार्क क्राइसिस का पार्ट 5 एंड हो जाता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream